गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैट्रिक टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक टेंसर या हिंदी में कहेंगे मैट्रिक प्रदिश। हम शुरू करेंगे रेखा अल्पांश के स्क्वायर के सूत्र से, है ना। रेखा अल्पांश हमें पता है किससे डिनोट करते हैं, ds से करते हैं या dl से भी कर सकते हैं। तो ये यूनिट 1 का है। अपन ने ये निकाला था कि स्क्वायर ऑफ लेंथ एलिमेंट, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था ds स्क्वायर से। कहीं कहीं इसको dl स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक ही बात है। और हमें पता है कि लंबाई अल्पांश का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ ए लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय dr डॉट dr, क्योंकि ds क्या होता है, मॉडुलस ऑफ dr। ये अपन ने यूनिट 1 में किया है और वहाँ शायद हमने ds को dl से रिप्रेजेंट किया था, तो वो एक ही बात है। यहाँ हम ds से कर रहे हैं और इसका स्क्वायर ऑफ लेंथ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr। अब dr अपने को पता है क्या होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 2 3 त्रिविमीय समष्टि में bi dui। ठीक है, तो इसी तरह डॉट दूसरा dr के लिए सिग्मा, यही सूत्र रहेगा, केवल इंडेक्स बदल देते हैं, दोनों अलग अलग हैं इसलिए। तो j इज इक्वल टू 1 2 3, ये हो जाएगा bj duj। ठीक है, ये हो गया dr डॉट dr। अब इसको हम कैसे लिख दें, सिग्मा i j, है ना, 1 2 3 bi डॉट bj dui duj। अपने को ये पता ही है bi ये क्या है, आधार सदिश। ये क्या कहलाते हैं, बेस वेक्टर या आधार सदिश। और ये ui uj ये क्या है, ये वक्ररेखी निर्देशांक है ना। ये क्या कहलाते हैं, वक्ररेखी निर्देशांक। और ये कौन से होते हैं वक्ररेखी निर्देशांक, u1 u2 u3, है ना। शॉर्ट में इनको हम ऐसे लिख देते हैं ui, है ना, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3, या uj जहाँ j इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये तीन जो हैं ये वक्ररेखीय निर्देशांक हैं और ये आधार सदिश हैं। अब आधार सदिश का भी सूत्र बेस वेक्टर का अपने को पता है। बेस वेक्टर कैसे दिया जाता है, bi इज इक्वल टू डेल r अपॉन डेल ui, जहाँ r क्या है, ये स्थिति सदिश है और r क्या होता है, xi प्लस yj प्लस जेड के। ठीक है ना, डेल ui। अब हम प्रदिश संकेतन में यानी टेंसर नोटेशन में क्या करते हैं, x को कैसे लिख देते हैं, x1, y को कैसे लिख देते हैं, x2, और z को लिख देते हैं x3। इस तरह से x1 x2 x3 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये नोटेशन का हम यूज करते हैं। इसी तरह से u1 यानी दूसरे निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक होते हैं, ये तो मान लो s तंत्र में है निर्देशांक, ठीक है ना, ये किस में है, s तंत्र में। और u1 u2 u3 ये दूसरे किसी निर्देशांक में है यानी दूसरे वक्ररेखीय तंत्र में है। तो u1 को अपन लिखेंगे, बार लगा देते हैं अपन, है ना। मान लो ये s डैश तंत्र में x बार 1 x बार 2 और u3 हो जाएगा x बार 3।
यानी ये एस डैश तंत्र के हो गए। ठीक, अब शॉर्ट में x1 x2 x3 को कैसे लिख देते हैं, xi, है ना, i इज इक्वल टू 1 2 3, या xj भी लिख सकते हैं। ठीक, और x बार 1 x बार 2 x बार 3 ये क्या हो जाएगा, x बार i इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है ना, तो इनको प्रदिश संकेतन में हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक, तो अब देखो क्या आएगा, बी आई इज इक्वल टू डेल बाई, अब यू आई को क्या लिख सकते हैं, एक्स बार आई। ठीक है, और अंदर क्या आ गया, x1 i, x2 y की जगह x2 j प्लस x3 k। ठीक है, या इसको खोल के लिख लें तो बी आई इज इक्वल टू डेल x1 अपॉन डेल x बार आई, डेल x2 अपॉन डेल x बार आई जे, डेल x3 अपॉन डेल x बार आई के। इसी तरह से ये तो हमने बी आई लिख लिया। इसी तरह बी जे, ये भी आधार सदिश है, केवल इसमें क्या है, इंडेक्स क्या हो गया, आई की जगह जे हो गया। यानी अपन क्या लिख सकते हैं बी जे को इसी तरह से, केवल यहां क्या आ जाएगा, एक्स बार आई की जगह एक्स बार जे, नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल यूजे, और यूजे क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार जे। तो बीजे विल बी डेल x1 डेल एक्स बार जे आई, डेल x2 डेल एक्स बार जे जे, डेल x3 डेल एक्स बार जे के। तो ये आ गए बी आई और बी जे। अब हमें क्या निकालना है, बी आई डॉट बी जे, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट। तो देखो बी आई डॉट बी जे, ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आई डॉट आई 1 होगा, है ना, तो एक तो ये आ जाएगा। जे डॉट जे, तो देखो आई डॉट आई करें तो ये हो जाएगा डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार जे, यानी इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये आ गया, प्लस आई डॉट जे आई डॉट के, ये तो जीरो होंगे, है ना। इसी तरह जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे ये दूसरा आ जाएगा, डेल x2 अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल x2 अपॉन डेल एक्स बार जे, है ना। इसी तरह केवल ये एक और आएगा, के डॉट के 1 है तो ये आ जाएगा डेल x3 अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल x3 अपॉन डेल एक्स बार जे। इसको हम संकलित रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये है 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, और नीचे तो ये आई जे कॉमन आ ही रहा है, तो हम इसको लिख देंगे डेल एक्स के, है ना। तो ये जब k बराबर 1 होगा तो ये 1 1 आ जाएगा, तो पहली टर्म आ जाएगी। k बराबर 2 होगा तो 2 2 आ जाएगा दूसरी टर्म, और 3 होगा तो तीसरी टर्म। तो इसको हम संकलित रूप में इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज बी आई डॉट बी जे। इस बी आई डॉट बी जे, ये राशि जो है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये किस तंत्र की राशि है, ये एक तरह से एस डैश तंत्र, है ना, एक्स बार आई एक्स बार जे। इसको प्रदर्शित किया जाता है जी बार आई जे से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, जी बार आई जे, ठीक है। यानी जी बार आई जे क्या है,
बी आई डॉट बी जे। इससे इसको प्रदर्शित करते हैं इस राशि को, और ये मैट्रिक्स गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक गुणांक, मैट्रिक कोफिशिएंट ये कहलाता है। अब देखो इसकी क्या वैल्यू होती है। आई और जे अपने को पता है क्या, 1 से 3 तक हो सकते हैं, है ना। तो आई और जे जब 1 हो तो जी बार 1 1। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? जी बार 1 2। जब आई बराबर 1 हो, जे बराबर 2 हो, है ना। जी बार 1 1, जी बार 1 2, जी बार 1 3। जब आई बराबर 1 और जे बराबर 1 2 3 लें, फिर आई बराबर 2 लें और जे बराबर 1 2 3 लें, तो जी बार 2 1, जे बार 2 2 और जी बार 3 3। और इसी तरह से 3 1, 3 2 और 3 3, है ना। यानी इसके 9 अवयव होंगे, ठीक है ना। यानी इस मैट्रिक्स के कितने अवयव होंगे? 9। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो जी बार आई जे, बी आई क्या होता है? देखो आधार सदिश बी आई इज इक्वल टू एच आई ई आई। ये भी फर्स्ट यूनिट से है सूत्र अपना कि आधार सदिश और स्केल गुणक, एच आई क्या है? H1 H2 H3, ये स्केल गुणक है। ये इस तरह से रिलेटेड होते हैं, बी आई इज इक्वल टू एच आई ई आई। यानी एच आई जो होता है वो इस आधार सदिश का परिमाण होता है, ठीक है। तो बी आई की जगह क्या आ जाएगा? एच आई ई आई। इसी तरह बी जे, बी जे की जगह एच जे बी जे, एच जे ई जे, ठीक है ना। यानी एच आई एच जे ई आई डॉट ई जे। ये ई आई और ई जे क्या है? ये इकाई सदिश हैं। अब अगर निर्देश तंत्र लांबिक हो, निर्देश तंत्र कैसा हो? लांबिक। लांबिक निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसकी तीनों अक्ष जो हैं परस्पर लंबवत होती हैं, 90 डिग्री एंगल उसमें होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ई आई डॉट ई जे, इसकी वैल्यू 0 होगी जबकि आई नॉट इक्वल टू जे हो, और 1 होगी जब आई इज इक्वल टू जे हो। क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। cos 90 0 होता है, ई आई डॉट ई जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये आई और जे सेम होगा, है ना, जैसे जी 1 1, तो उस केस में एंगल 0 होगा और cos 0 1 होता है, तो ई आई डॉट ई जे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। तो लांबिक निर्देश तंत्र में केवल ये कब सरवाइव करेगा? जब आई बराबर जे हो, ये तभी अस्तित्व में रहेगा, अन्यथा इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। यानी लांबिक निर्देश तंत्र में केवल कौन से बचे रहेंगे अवयव? जी बार 1 1, जी बार 2 2 और जी बार 3 3। तो केवल ये 3 बचे रहेंगे, 1 1 2 2 और 3 3, और बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। केवल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सब 0 के बराबर होंगे। तो अगर निर्देश तंत्र लांबिक हो तो जी बार आई जे, इसकी क्या हो जाएगी? आई आई, क्योंकि केवल आई बराबर जे में ही ये बचा रहता है। तो जी बार आई आई विल बी इक्वल टू क्या होगा? यहां भी ये तो 1 हो गया, ई आई डॉट ई जे लांबिक के केस में जब आई बराबर जे हो तो ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा आई और जे समान हो गए तो ये एच आई स्क्वायर,
HI²। यानी कहने का मतलब है G बार 1 की वैल्यू हो जाएगी H1², है ना, G बार 2 की हो जाएगी H2², और G बार 3 की हो जाएगी H3²। ये इनकी वैल्यू होंगी। और केवल लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में केवल ये ही जो हैं, जो G की जो सारणिक होगी उसमें केवल यही बचे हुए होंगे, यानी G11, बाकी सब 0, G22 और G33। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक, लांबिक तंत्र में ये 3 अवयव जो हैं ये नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो G बार II = HI², ये लांबिक तंत्र के केस में है। लेकिन अगर निर्देश तंत्र लांबिक नहीं है तो क्या होगा, 3 अवयव न होकर G के कितने अवयव होंगे? 9। ठीक है, ये जो हमने पहले लिखे थे, देखो ये 9 अवयव लिखे थे, ये सारे 9 अवयव होंगे। और उस केस में जो अपनी पहली समीकरण है उसमें हम क्या लिखें, ये सबसे पहली समीकरण इक्वेशन 1, इसमें BI.BJ हमने बता ही दिया क्या है, G बार IJ। तो ये क्या आ जाएगा, DS² = BI.BJ। तो ये यहाँ रखते हैं जिससे आपको नजर आए, ये DS² = BI.BJ, है ना। पहले तो ये रखें सिग्मा IJ, ये क्या है 1 2 3, BI.BJ क्या है G बार IJ, और आगे क्या है DUI DUJ, है ना। तो UI को अपन क्या लिख रहे हैं, X बार I, तो DX बार I DX बार J। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये अपने आया है समीकरण जो पहली थी इस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से। अब DS² जो स्क्वायर ऑफ लेंथ एलिमेंट होता है, ये सभी निर्देश तंत्रों में इनवेरिएंट रहता है, यानी निश्चर राशि होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि DS² इज ऑलवेज इक्वल टू DS बार², यानी इसको S तंत्र से S डैश तंत्र में ले जाएं तो भी इसका मान समान रहता है। इसका मतलब इस DS² की जगह क्या लिख सकते हैं हम, DS बार²। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या देखें कि योग की परिपाटी लगाएंगे। यहाँ I जो सूचकांक है 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, एक बार पादांक के रूप में, एक बार मूर्धांक के रूप में। इसी तरह J भी 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, एक बार पादांक के रूप में, एक बार मूर्धांक के रूप में। तो योग की परिपाटी से हम ये जो सिग्मा है इसको हटा सकते हैं। इसको हम फिर यूं लिख देंगे G बार IJ DX बार I DX बार J। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो राशि है G बार IJ, जिसको हम मैट्रिक गुणांक कह रहे हैं, ये वास्तव में एक प्रदिश है ना। और प्रदिश कहता है 2 कोटि का, 2 इसमें सूचकांक आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं तो सहचर है। यानी ये जो G बार IJ है ये एक 2 कोटि का सहचर प्रदिश होता है। ये हम सिद्ध करना चाहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि ये सममित भी होता है, यानी सिमेट्रिक होता है। I और J को इंटरचेंज करने पर भी कोई इसमें चिन्ह में, इसके अवयवों के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान रहते हैं। तो ये सममित भी होता है। तो मैट्रिक टेंसर यानी G बार IJ 2 कोटि का सममित सहचर प्रदिश होता है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये लेके चलेंगे हम कि DS बार स्क्वायर = DS², यानी लंबाई अल्पांश का वर्ग एक निश्चर राशि होती है। अब DS बार²
इससे देखें क्या लिख सकते हैं, जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। ये तो हो गया एस डैश तंत्र में। ये जो है लंबाई L5 ये एस तंत्र में है, इसमें बार नहीं आएगा, तो इसको हम लिख दें जी बार, मान लो म्यू न्यू लिख देते हैं, सॉरी बार नहीं आएगा ना इसमें, बार हट जाएगा, जी म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू। देखो ये निश्चर है, ये राशि दोनों तंत्रों में निश्चर है, इसलिए जैसी ये है वैसी ही दूसरे तंत्र में है, केवल यहाँ बार था यहाँ बार नहीं है, और इंडेक्स हमने आई जे की जगह म्यू न्यू कर दिए, तो ये हम लिख सकते हैं इससे। अब ये जो दोनों निर्देशांक हैं ये एक दूसरे से कैसा इनमें संबंध होगा, फलनिक रिलेशन होगा, फंक्शनल इनमें रिलेशन होगा, यानी x1 x2 x3 और x बार 1 x बार 2 x बार 3, यानी ये और ये आपस में रिलेटेड होंगे, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x म्यू यानी s तंत्र के जो निर्देशांक हैं x1 x2 x3 दीज विल बी फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन होंगे, x बार 1 x बार 2 x बार 3 के, यानी कि x म्यू विल बी किसके फंक्शन, x बार आई, x म्यू विल बी फंक्शन ऑफ 1 2 3 को हमने आई से डिनोट कर दिया है, तो इसके फंक्शन होंगे। इसी तरह से x न्यू ये किसके फंक्शन होंगे, x बार जे। ठीक, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, या इधर ही लिख दें अपन, इससे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स म्यू टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, डेल एक्स म्यू अपॉन डेल एक्स बार आई डी एक्स बार आई। ठीक, और इससे लिख सकते हैं दूसरी वाली से डी एक्स न्यू इज इक्वल टू डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स बार जे डी एक्स बार जे। तो ये डी एक्स न्यू की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू जी म्यू न्यू, और ये डी एक्स म्यू की जगह ये और डी एक्स न्यू की जगह ये रखते हैं, तो डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार आई डी एक्स बार आई डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार जे डी एक्स बार जे। तो ये दोनों साइड में ये हटा दिए अपन ने, दोनों तरफ एक जैसे हैं, कट गए, तो ये आ गया जी बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार आई डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार जे, ये दोनों एज इट इज, और फिर जी म्यू न्यू। ये रिलेशन आ गई। अब ये रिलेशन आप देखो, ये किसका रूपांतरण समीकरण है, देखो आई जे नीचे है, नीचे ही आ रहे हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू न्यू ऊपर आ रहे हैं, है ना। तो ये दो कोटि के सहचर प्रदिश के रूपांतरण समीकरण है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो जी म्यू न्यू है ये एक दो कोटि का सहचर प्रदिश होता है ना। ये एस तंत्र में और ये घटक क्या हो गए एस डैश तंत्र में, तो ये एक दो कोटि का सहचर प्रदिश होता है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दो कोटि के सहचर प्रदिश की तरह ही रूपांतरित हो रहा है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सम्मित होता है, तो देखो ये सिद्ध करना भी आसान है। हम एक पिछली इक्वेशन लें, ये वाली डी एस बार स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार आई जे एक्स बार आई एक्स बार जे। अब इसमें क्या है, आई और जे क्या है 1 से 3 तक है ना। तो आई और जे को अगर एक दूसरे से हम रिप्लेस कर दें, परस्पर बदल दें, तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आई और जे की वैल्यू तो समान है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एस बार स्क्वायर, आई और जे इनको परस्पर इंटरचेंज करने पर डी एस बार स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार आई जे की जगह अब क्या हो गया, जे आई, है ना, यहाँ आई जे है तो जे आई हो गया, और डी एक्स बार आई की जगह जे और जे की जगह आई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जी बार जे आई, है ना, इसको पहले इसको बाद में लिख दें, डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। तो इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों ही डी एस बार स्क्वायर के बराबर है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन है, डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, देखो इसमें भी है, तो जी बार जे आई इज इक्वल टू जी बार आई जे, यानी हम क्या लिख सकते हैं, जी बार जे आई इज इक्वल टू जी बार आई जे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, ये सममित प्रदिश है, क्योंकि जब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया दोनों सहचर सूचकांकों को, फिर भी इनके घटकों का चिन्ह नहीं बदल रहा है, सेम रह रहा है, इसका मतलब ये कैसा प्रदिश है, सममित प्रदिश है। और ऊपर हमने ये प्रूव किया था कि ये दो कोटि का प्रदिश होता है, और ये प्रूव कर दिया कि सममित भी होता है। तो अल्टीमेटली ये जो मैट्रिक टेंसर होता है इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक टेंसर, और ये दो कोटि का सममित सहचर प्रदिश होता है। तो इस तरह से हम इसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मैट्रिक टेंसर सिद्ध कीजिए कि दो कोटि का सममित सहचर प्रदिश होता है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।